हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस और ये जो है आपकी रहने वाली है फ्री क्लास। इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे जो पीवाईक्यू उसको जैसे हम करते हैं प्रीमियम वीडियोस के अंदर उस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आपको प्रीमियम वीडियो प्रीमियम कोर्स क्या है वो जानना है, देखना है, आपको ज्वाइन करना है, तो आज आपके पास चल रहा है एक धमाकेदार ऑफर जहां पर आपको इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है आपका यहाँ पर ₹6,000 यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज जो ऑफर चल रहा है इसके अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ₹3499 के अंदर ओनली। ठीक है, और ये वैलिड कब तक रहेगा, ये वैलिड रहेगा आपके 30th ऑफ अगस्त जो आपका एग्जाम है। ठीक है, 30th ऑफ अगस्त 2024 तक ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं कंप्लीटली 2019 से लेकर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, प्लस यहाँ पर आपको मिलेंगे 2024 वाले भी, जो इस बार आपका री एग्जाम हो रहा है उस चक्कर में, तो वो जो पेपर था वो भी आपको मिलेगा इसके अंदर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आज कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा इस प्राइस के अंदर। एल्स अगर आप कल ज्वाइन करेंगे तो आपको अगेन ये वाला अमाउंट यहाँ पर सेम पे करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पेन और पेपर जो है उसको उठा के रखिएगा क्योंकि अभी जो है आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 18 जून वाला तो आपको मालूम होगा कि ये सवाल कहाँ से आया हुआ है। ये सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये पता है कब का है, ये है आपका दिसंबर 2022 वाला सवाल। ठीक है, और ये दिसंबर 2022 का जो सवाल है इसी को क्या किया है, इसी को एनटीए ने रिपीट किया है। सेम 4 नाम है, 4 में से आपको 2 नाम यहाँ पर सेम देखने मिले हैं। कहाँ पर आपको यहाँ देखने मिले हैं, जून 2024 के पेपर के अंदर। ठीक है, जून 24 में आपको सेम देखने मिला है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थर्स्टन के बारे में पूछा है, गार्डनर के बारे में पूछा है, स्टर्नबर्ग के बारे में पूछा है और यहाँ पर आपके जेपी दास के बारे में पूछा है। ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग एंड जेपी दास। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को मालूम है कि कुछ मालूम हो आपको इनमें से, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना यहाँ पर कि ये आपके जो स्टर्नबर्ग हैं उनकी क्या है, उनकी आपकी यहाँ पर ट्रायर्किक थ्योरी होती है। स्टर्नबर्ग की क्या है, आपके यहाँ पर त्रिचापीय सिद्धांत आपका यहाँ पर काम करता है, यानी कि सी के साथ क्या जाने वाला है, सी के साथ कंफर्म आपका डेफिनेटली 1 जाने वाला है, तो चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। ठीक है, ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसकी है, ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। ठीक है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, हमेशा आपकी ट्राई आर्किक थ्योरी जो है किसकी रहेगी, वो रहेगी आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की यहाँ पर। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, आप सी के साथ 1 मैच करते हैं, आप ऑलरेडी आंसर तक पहुँच चुके हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है किसने क्या किया है। स्टर्नबर्ग देखिए फटाक से आपने इसको यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं थर्स्टन की यहाँ पर किसके बारे में, थर्स्टन की बोल रहे हैं सेट ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज PMA। ठीक है, यहाँ बताइए कितने प्रकार की, 7 प्रकार की, किसने, आपके लुइस थर्स्टन ने। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बी के साथ थर्ड यानी गार्डनर का क्या है, गार्डनर की जो है यहाँ पर पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें वो बात करते हैं आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि आपका लिंग्विस्टिक वाला होता है, आपका लॉजिकल वाला होता है, आपका म्यूजिकल होता है, आपका स्पाटियाल होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो इंटेलिजेंस है यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर, इनकी पुस्तक आई थी आपकी जिसका नाम क्या है, ये ध्यान रखेंगे आप, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इतना बेसिक पूछेगा नहीं एनटीए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, क्या पता शायद पूछ ले। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड जो थी हॉवर्ड गार्डनर की पुस्तक थी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक आपके दिमाग में क्या सेट है, और फिर यहाँ पर आता है क्या आपका, यहाँ पर आता है आपका जेपी दास का यहाँ पर पास मॉडल, और उसी के साथ आपका यहाँ देखिए जो दास मॉडल है आपका जेपी दास, एक और नाम इसमें आता है नाग्लियरी, और एक और आता है आपका यहाँ पर किर्बी। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में दिया है, इन्होंने दिया है आपके यहाँ पर पास मॉडल के बारे में। और आप देखिए पास मॉडल से ही आपको यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं, कहाँ पर, आपके जून 2024 के अंदर। ठीक है, जून 2024 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके अंदर आपके पास मॉडल संबंधित आपको शायद 2 सवाल पूछे हुए हैं कि इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा काम क्या करता है। ठीक है, ये किसका काम करता है, पहला वाला जो है वो काम करता है किसकी, आपकी प्लानिंग का, प्लान करने के लिए। दूसरा जो काम करता है किसके लिए करता है, वो करता है यहाँ पर आपका अटेंशन के लिए। तीसरा जो आपका यहाँ पर काम करता है वो आपका काम करता है यहाँ पर साइमल्टेनियस के लिए, है ना, साथ साथ में काम होगा आपके ब्रेन में। और ये जो करता है चौथा वाला, ये किसके लिए करता है, ये करता है आपका सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव वाला करता है। तो ये जो 4 है इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसफुल। ठीक है, ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और ये किस पे बेस्ड है, ये जो मॉडल है आपका पास मॉडल, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके अलेक्जेंडर लूरिया के काम के ऊपर। तो ये आपसे डेफिनेटली पूछेगा एनटी एक ना एक दिन कि पास मॉडल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ हुम, इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ आपके अलेक्जेंडर लूरिया के काम के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर। कौन सा मॉडल, पास मॉडल, कि कब आता है आपका ये, अप्रॉक्सीमेटली 1994 के आसपास आपका ये जो यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, आपके देखिए यहाँ पर जो आपके लुइस थर्स्टन है क्या कर रहे हैं, वो 1943 में, यानी कि जो कमीशन आया था उसके जस्ट थोड़ा सा बाद में 1943 में आपका जो यहाँ पर
वो देते हैं किसके बारे में, वो बताते हैं आपकी 7 प्राथमिक एबिलिटीज़ यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। मानसिक जो है आपकी यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं आपको 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, इसको बोलते हैं 7 PMA, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है 7 PMA के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, वो पहले आपका यहाँ पर N फैक्टर है सबसे पहले आपका यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर यानी कि कौन सा है ये आपका नंबर वाला फैक्टर है, फिर आता है आपका यहाँ पर V फैक्टर यानी कि ये है आपका वर्बल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर S से, ये है कौन सा फैक्टर है, ये है आपका यहाँ पर स्पेस फैक्टर। उसके बाद आपके पास जो आता है वो है W आपका, वो क्या है, वो है आपके पास यहाँ पर वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर आपके पास अगला जो है। फिर 1 2 3 4 हो गए हैं, चिंता मत करें, इसका निमोनिक बताएंगे और आप फिर लुइस थर्स्टन की ये कभी नहीं भूलने वाले हैं जीवन में, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर R से जो फैक्टर आता है वो आता है आपका रीजनिंग फैक्टर, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। देखिए N से क्या है नंबर होगा, V से क्या है वर्बल होगा, S से यहाँ पर, W से यहाँ पर और R से यहाँ पर रीजनिंग फैक्टर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो आने वाला है आपके सामने वो है आपका यहाँ पर मेमोरी फैक्टर यानी कि M से आपका मेमोरी फैक्टर आएगा और फिर आपका क्या आएगा P से, यहाँ से आएगी आपकी परसेप्चुअल स्पीड वाला फैक्टर, ठीक है। यानी कि आपकी जो प्रात्यक्षिक स्पीड है या जो आपकी ताकत है, स्पीड ताकत नहीं, आपकी जो गति है उसके बारे में आप बात करेंगे आपके P फैक्टर। यानी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 NVS WRMP, NVS WRMP, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस किस के लिए है, ये आपके नंबर फैक्टर के लिए है, ये आपके वर्बल फैक्टर के लिए है, ये वाला जो आपके है किसके लिए, ये वाला आपके है स्पेस फैक्टर के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब ये 3 फैक्टर तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं जीवन में थर्स्टन का, और जब आप सुनेंगे एक चीज़ का नाम आपको हमेशा याद आएगा और वो क्या है, वो है आपका नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। आपने नाम तो सुना होगा ना, नवोदय के विद्यालय होते हैं, NVS है ना, स्कूल्स होते हैं, वैकेंसी वगैरह काफ़ी निकलती है इसकी NVS की, ठीक है। तो NVS किसने दिया है, नवोदय स्कूल किसने बनाया है, आपके थर्स्टन ने बताया है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। ये हो गया आपका NVS सेट, ये हो गया आपका न्यूमरल, ये हो गया आपका वर्बल और ये हो गया आपका स्पेस फैक्टर। उसके बाद क्या आता है, ये आता है आपका R से रीजनिंग फैक्टर आता है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला कौन सा आता है, ये वाला आता है आपका यहाँ पर वर्ड फ्लुएंसी, यानी कितना फ्लुएंटली आप बोल रहे हैं और कितना आप तर्कना शक्ति से लगा सकते हैं अपना दिमाग। तो ये आएगा क्या आपका, ये आएगा आपका WR, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, वाटर में स्टार्टिंग में क्या आता है WATER, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, W और R ऐसे याद रख लें आप पानी से, ठीक है। मतलब बताते हैं अभी आगे आगे आपको, ठीक है, पूरा कहानी याद कराते हैं। और फिर ये आएगा आपका M से, क्या M से आएगा आपका यहाँ पर रोट मेमोरी, कौन सी मेमोरी, रोट मेमोरी, कितना आप इसको याद कर सकते हैं। एंड यहाँ से आएगी क्या आपकी, यहाँ से आएगी आपकी परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी आपकी, यहाँ से आएगी आपकी परसेप्चुअल स्पीड। एंड अब यहाँ पर देखिए मैजिक, ठीक है। मान के चलिए ये है एक मैप, ठीक है, और ये जो मैप है ये कहाँ का है, ये मैप है आपके MP का, ठीक है। मध्य प्रदेश एक राज्य है हमारे देश में, ठीक है, मध्य प्रदेश सुना होगा आपने, जिसकी कैपिटल भोपाल है, ठीक है। तो MP जो है वो क्या है, एक स्टेट है। लुइस थर्स्टन क्या हुआ, जस्ट इमेजिन करिए, लुइस थर्स्टन यहाँ पर आए थे, ठीक है, आए थे, और यहाँ पे जब आए थे तो आप देख रहे हैं, अरे ये उल्टा हो गया क्या, एक सेकेंड, जस्ट ये मान के चलिए ये क्या है, ये आपका MP स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है आपका MP, ओके। उसके बाद देखिए अभी जितना आपको मालूम है पानी बहुत बह रहा है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत जो है बहुत पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बाढ़ का मौसम है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार समझिए जब वो आए थे लुइस थर्स्टन 1943 के आसपास। एंड फिर क्या हुआ, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत मशक्क़त से, लागत से क्या किया उन्होंने, जो है यहाँ पर एक स्कूल खड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्कूल खड़ा करते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है NVS, ठीक है, NVS नाम का स्कूल खड़ा करते हैं, उसको आप जानते हैं आज नवोदय विद्यालय समिति से, ठीक है। तो ये कब बनी थी, मतलब जस्ट इमेजिन करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो NVS जो स्कूल है लुइस थर्स्टन के द्वारा बनाई गई थी, उसके अंदर उन्होंने जो थे 3 कंपार्टमेंट बनाए थे यहाँ पर, ये होगा आपका न्यूमरल फैक्टर, ये हो गया आपका वर्बल और ये हो गया कौन सा आपका, ये हो गया आपका स्पेस वाला, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, पूरा बाढ़ का मौसम था, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर W एंड R, ये हो गया आपका रीजनिंग के लिए, ये हो गया आपका वर्ड फ्लुएंसी के लिए। और ये सब कहाँ पे चल रहा था, ये सब चल रहा था कहाँ पर आपके, ये सब चल रहा था आपके MP के अंदर, ठीक है। तो MP यानी कि आप याद रख सकते हैं वहाँ से रोट मेमोरी आ जाएगी आपकी यहाँ से M से, और P से क्या आ जाएगी आपकी परसेप्चुअल स्पीड। आई होप आपको अब ये क्लियर है। एंड अब आप ये पूरा लुइस थर्स्टन को कभी नहीं भूलेंगे, ये एग्जाम्पल कभी नहीं भूलेंगे और हमको भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर गार्डनर को भी सेट कर लिया है ऑलरेडी, आपने थर्स्टन को सेट कर लिया, यहाँ पर JP दास को यहाँ पर सेट कर लिया, और आपने सेट कर लिया स्टर्नबर्ग को। अब यहाँ पे देखिए सवाल, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, JP दास, कभी भी इसको गलती मत करिएगा, आगे आगे ना आपको इस प्रकार से सवाल रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर रेडी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, थर्स्टोन,
टोन लिख दिया यहाँ पे, है ना, बॉडी टोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर क्या है, थर्स्टन का क्या है, 7 प्राथमिक क्षमताएं हैं, गार्डनर का क्या है, त्रितंत्री तार्किक सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग का क्या है यहाँ पर, बहुल बुद्धि है क्या, नहीं, क्या उल्टा कर दिया क्या, गार्डनर का यहाँ पर जो बहुल बुद्धि आएगा, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्री आएगा, एंड जेपी दास का यहाँ पर आपका पास मॉडल आएगा, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। एनटीए केवल इतना चाह रहा था कि आपको स्टर्नबर्ग के बारे में मालूम है कि नहीं, कि इन्होंने क्या दिया है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। अब स्टर्नबर्ग की बात करें तो आपको देखिए 2019 में रिपीट हुआ था, 20 में रिपीट हुआ था, 22 में रिपीट हुआ है, 23 में हुआ है, 24 में हुआ है, और आप समझ गए हैं, है ना, नाम किससे स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, ये सवाल अगेन आपका रिपीट हुआ है जून 2024 में, ठीक है। 24 में अगेन रिपीट हुआ है, थोड़ा सा उसको बस देखिए, यहाँ पर कुछ और पूछा हुआ है, यहाँ पर कुछ और पूछा हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टेल करके पूछा हुआ है, लेकिन अगर आप हमको देख रहे हैं तो चिंता वाली बात नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ अ साइकोलॉजिकल टूल, यानी कि किसी भी साइकोलॉजिकल टूल को बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपकरण विकसित करने का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो उपकरण है कोई ऐसा यहाँ पर फिजिकल चीज़ नहीं है आपकी, यहाँ पर फिजिकल चीज़ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आप डिवाइस बना रहे हैं, है ना, कोई टूल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बनाते हैं, सिंपली आप टूल के अंदर आप यहाँ पर एक प्रकार से एक टेस्ट बनाते हैं, एक परीक्षण बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। परीक्षण जब आप बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, और वो क्या है, वो है सबसे पहले देखिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म। ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके सिलेबस में जिस ऑर्डर में दिया हुआ है वही इसका जो है सही ऑर्डर माना है इन्होंने, ठीक है। वो क्या है, वो है आपका आर, फिर वी और फिर एन, ठीक है। तो देखिए थर्स्टन के फैक्टर्स यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये हो गया आपका न्यूमेरल के लिए, ये हो गया आपका वर्बल के लिए, और ये वाला कौन सा हो गया आपके रीजनिंग फैक्टर के लिए, ठीक है। तो आर वी एन इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुछ अगर आपको रखना है आर वी एन से तो रख सकते हैं उसको आप यहाँ पर, ठीक है। आर से क्या आएगी आपकी, रिलायबिलिटी आएगी, विश्वसनीयता आएगी, जो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी इंटरनल आंतरिक और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल बाह्य वाली। इस बार जो सवाल था इंटरनल से पूछा हुआ था, तो अगली बार आप रेडी रहें, एक्सटर्नल से सवाल आपको देखने मिलेगा, अल्टरनेट, पैरेलल फॉर्म एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके, ये होता है आपकी वैलिडिटी के लिए, 3 प्रकार की होती है, कंस्ट्रक्ट वाली होती है, कंकरेंट वाली होती है, और एक और होती है कोई तो भी, ठीक है। और यहाँ फिर जो आपका एन है ये किसके लिए है, ये आपके नॉर्म्स के लिए है, ये आपके किसके लिए है, ये आपके मानक के लिए है। तो कभी नहीं भूलिएगा आप, आर वी एन हमेशा आपका जो है इसी सीक्वेंस में आपका जो है साइकोलॉजिकल टूल यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। इसी ऑर्डर में होता है और किसी ऑर्डर में नहीं होता है, होता भी है बट जनरली आपको देखें यहाँ पर 90% लोग जो है इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसी को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होती है आपकी आइटम एनालिसिस, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका यहाँ पर मद विश्लेषण, ठीक है। आइटम एनालिसिस सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है मद विश्लेषण, आईए नाम से जानते हैं। इसके अंदर बड़े लंबे चौड़े प्रक्रिया हैं, उसके अंदर देखिए 2 मुख्य प्रकार की होती है, एक होता है आपका डिफिकल्टी इंडेक्स और एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ठीक है। उसके आधार पर क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आइटम क्या होता है ना। आइटम क्या होता है, देखिए आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो आप सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, ये पूरा एक आइटम है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा एक आइटम है। इसके पहले जो सवाल देखा था वो क्या था, वो सेकंड नंबर आइटम था, अगला जो देखने वाले हैं वो थर्ड है। इस प्रकार से आगे और देखते जाएंगे तो क्या है, वो सब आपके आइटम्स हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये जो दो आइटम हैं, ठीक है, ये जो 2 आइटम हैं ये कहाँ पे हैं, ये आपके नेट के पेपर में लिए हुए हैं, ठीक है। 2 आइटम हैं, क्या केवल 2 आइटम है, नहीं, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 100 आइटम्स हैं, यानी कि 100 आइटम्स मतलब 100 ऐसे सवाल हैं, 100 ऐसे प्रश्न हैं हमारे पास जो क्या जानकारी जांच कर रहे हैं हमारी, जो इंक्वायर कर रहे हैं हमारे नेट के नॉलेज के बारे में या उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हमको जानकारी है या नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए अगर हम यहीं पर क्या कर दें, यहीं पर हम डाल दें कि नॉर्थ हेमिस्फेयर है ना, जो है उत्तरी गोलार्ध और आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फेयर के बीच हम सवाल पूछें कि यहाँ पर आपकी जो है करंट वेव किस प्रकार की चलती है ना, कौन सा चलता है ना, ज्वालामुखी कहाँ ज़्यादा है ना, वोल्केनोस कहाँ पे इरप्शन होता है, जापान में होता है, नागासाकी में होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम पूछे कौन सी करंट चल रही है, जेट स्ट्रीम कहाँ से चलती है ना, अप से डाउन चलती है, डाउन से। अगर हम पूछे इसी पेपर के अंदर आपसे एयर का प्रेशर किस प्रकार से होता है, ठीक है, ये आपका लो टू हाई जाता है या हाई टू लो जाता है। मान के चलिए इसी पेपर में आपसे पूछ रहे हैं कि बाबर ने जो था, ठीक है, जो यहाँ पर बारूद का इस्तेमाल किया वो फर्स्ट टाइम किया था या नहीं किया था, जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके खराब आइटम है, ठीक है, इसका आपके साइकोलॉजी सिलेबस से कोई संबंध नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। तो क्या बताइए, क्या ऐसे किसी परीक्षण में मतलब अगर आप कोई टूल बना रहे हैं ऐसा, तो आप ऐसे सवालों का इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं, आप ऐसे सवालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ कोई ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं उनका इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं उनका इस्तेमाल करेंगे क्या, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। कैसा इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पर हमेशा मॉडरेट लेवल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप पेपर भी देखिए, आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप किसी पेपर में नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको सारे के सारे आपको कैसे सवाल मिलेंगे, सारे के सारे आपको ईजी मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा इस दुनिया में, अगर कोई किसी सामान्य व्यक्ति ने बनाया है ना। सारे के सारे आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, ऐसा भी कभी नहीं होगा, और सारे के सारे आपको मॉडरेट मिलेंगे, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा आपका पेपर सेट कैसे होता है और कट ऑफ आपका जो है इतना क्यों जाता है या कैसे जाता है, वो आपको समझ में आएगा अभी धीरे धीरे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, 20 सवाल आपके ईजी रहेंगे, 20 आपके डिफिकल्ट रहेंगे। ठीक है, और 40 जो रहें कैसे रहेंगे, वो 40 नहीं 60 बच गए ना, 40 60 ये क्या रहेंगे, ये आपकी मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2-4 नंबर ऊपर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका पेपर जो है इस प्रकार से ही कोई भी सेट करता है, यानी कि कोई भी परीक्षण को जब बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हमको जो क्या मिले, हमको यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज मिले, जो हमारा एग्जामिनी है, जो हमको टेस्ट दे रहा है बैठ के, उसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज मिले उसके बाद ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किस प्रकार के हमको आइटम इंक्लूड करना है, किस प्रकार के आइटम हमको इंक्लूड करना है, किस प्रकार के हमको आइटम इंक्लूड नहीं करना है, कौन से हमारे डिफिकल्ट आइटम्स हैं, कौन से हमारे ईजी आइटम्स हैं, कौन से हमारे मॉडरेट आइटम्स हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ और क्या होता है, कौन सा जो है यहाँ पर गैसिंग बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं, कौन से गैसिंग बिहेवियर को यहाँ पर कम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं जहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हमारा आइटम एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला चरण होता है आइटम एनालिसिस। ठीक है, अब आपने मान के चलिए ये चरण कर लिया, अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे रिलायबिलिटी। आपने मान के चलिए 100 सवाल तो बना लिए, तो मान के चलिए हमने 100 सवाल दे दिया आपको। अब उसमें देखिए आपका स्कोर आ रहा है 80, 14 दिन बाद आपका स्कोर आ रहा है 75। ठीक है, फिर आपका स्कोर आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 81, फिर आपका आ रहा है कितना 79, फिर आपका आ रहा है 80। तो एक बताइए ये थोड़ा सा रिलायबल हुआ या नहीं हुआ, रिलायबल हुआ। ठीक है, वही मान के चलिए एक और सवाल में आपने 100 में से कितने किए हैं, 100 सही, 100 में से आप एक में आ रहा है स्कोर आपका 50, अगले में आ रहा है आपका स्कोर 70, फिर आपका आ रहा है स्कोर 90। तो बताइए रिलायबल होगा या नहीं होगा, ये आपका रिलायबल नहीं होगा। तो इसी को हम चेक करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी। फिर आगे के दो आपको मालूम है ऑलरेडी, फिर आएगा आपका वी, और फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा आपका यहाँ पर एन। ठीक है, आर वी एंड देन आपका एन यहाँ पर। और सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे आप आइटम एनालिसिस। तो आपका जो पेपर सेट होता है वो भी इसी प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से नहीं करते हैं एक्चुअली, बट जो साइकोलॉजिकल टूल होते हैं आपके, उनको अच्छे से अगर बनाया जाए तो इस प्रकार से ही बनाया जाता है। और फिर सबसे अंत में क्या आएगा आपका डेवलपिंग नॉर्म जो है सबसे अंत में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड फिर क्या आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेवलपिंग नॉर्म। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर एक बार हिंदी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपकरण विकसित करने का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए ऑप्शंस की जरूरत भी नहीं है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे आप मद विश्लेषण करेंगे, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है, क्या है। फिर क्या करेंगे, विश्वसनीयता को स्थापित करेंगे, फिर क्या करेंगे, वैधता को स्थापित करेंगे, और फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर मानक विकसित करेंगे। मानक क्या होते हैं, जो आपके नॉर्म्स है सोसाइटी में, किस प्रकार से कपड़े पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी प्रकार के आपके यहाँ पर भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, और अगर आप समझना चाहते हैं आइटम एनालिसिस पूरा क्या होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर, नीचे आपको नंबर दिया है, वहाँ से आप कंप्लीट फुल कोर्स करके सारी की यूनिट सारी जो है आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको जो है PYQ प्रीमियम की एक्सेस भी वहाँ से हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, अरेंज द बॉडीली कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्डर टू एज प्रपोज बाय हेंस सेलिए। ये एक प्रमुख नाम है हेंस सेलिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। जब भी स्ट्रेस की बात आएगी आपको इनसे एसोसिएट करना है, या फिर किन से एसोसिएट करना है आपको, होम्स एंड राहे की स्केल। NCERT पढ़िएगा, मिलेगा आपको होम्स एंड राहे की स्केल। वहाँ से सवाल क्या पूछ रहा है, हमारी बॉडी में क्या होता है स्ट्रेस के दौरान इन ऑर्डर एज प्रपोज बाय हेंस सेलिए। किसके द्वारा बोला गया है, हेंस सेलिए के द्वारा जो बोला गया है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। एग्जॉशन, अलार्म, रेजिस्टेंस और हार्डीनेस। केवल यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा होता है, अरेंज करने भी आपको बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको जमाने के लिए भी बोला हुआ है। नीचे देखिए यहाँ पर, दबाव के निम्नलिखित शारीरिक परिणामों को हांस सेलिए द्वारा प्रस्तावित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। है ना, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, निःशेषण बोल रहे हैं, अलार्म बोल रहे हैं, और प्रतिरोध बोल रहे हैं, और दृढ़ता बोल रहे हैं हार्डीनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आप दिमाग में सेट करिए यहाँ पर कंसेप्ट कि यहाँ पर जो हार्डीनेस है वो कब बात करते हैं हम, हार्डीनेस की बात करते हैं हम पर्सनैलिटी संबंधित। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं पर्सनैलिटी संबंधित। तो ये जो हार्डीनेस है ये यहाँ का कंसेप्ट है ही नहीं, दूर देश से कहीं आगे आए है, यहाँ का कंसेप्ट नहीं है हार्डीनेस के बारे में। आपके पास जो तीन चीज़ें हैं वो है अरे और अरे और अरे। ठीक है, जब भी ध्यान रखना हेंस सेलिए आएंगे आप क्या बोलेंगे, अरे, और यही क्या है आपका, यही आपका निमोनिक है। सबसे पहले देखिए ए किसके लिए जाएगा आपका, अलार्म के लिए जाएगा, रेजिस्टेंस जाएगा आपका सेकंड के लिए, और एग्जॉशन जाएगा आपके थर्ड के लिए। ए कहाँ पर है, बी, सबसे पहले बी आने वाला है, फिर क्या है रेजिस्टेंस यानी कि आपका यहाँ पर सी, फिर क्या आएगा आपका यहाँ पर एग्जॉशन यानी कि ए।
ये आपका सीक्वेंस है BCA। BCA कहाँ दिख रहा है आपको? BCAD। डी तो है ही नहीं कंसेप्ट में, कंफ्यूज करने के लिए देखिए, आसान सवाल नहीं है, टफ सवाल है। जिसको मालूम है एन से लेके अरे के बारे में वो गलत नहीं करेगा जीवन में, लेकिन जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा, वो इसको मार्क कर सकता है मे बी, है ना, और मे नॉट भी। लेकिन सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर 3 BCA के बारे में। ठीक है, हार्डनेस का संबंध यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस वाले सवाल से। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है आपका? अलार्म होता है, अलार्म होता है, फिर आपका प्रतिरोध होता है, और फिर क्या होता है आपका? निशेषण, यानी कि 3 स्टेज में काम करता है। अलार्म, आपकी बॉडी क्या करेगी? अलार्म, बचा लो बचा लो बचा लो। फिर क्या करेगी यहाँ पर? रेजिस्टेंस करेगी, है ना, कि अच्छा मैं संभाल लेती हूँ संभाल लेती हूँ संभाल लेती हूँ। और फिर क्या होगा? एग्जॉशन। और ये जब जो स्ट्रेस है आपका, दबाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आदमी की यहाँ पर मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए आप भी जो है स्ट्रेस से दूर रहें, दबाव से दूर रहें, है ना, पॉजिटिव रीअप्रेजल, पॉजिटिव कोपिंग, उस सब का इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो है दबाव से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थकना तो मना है, लेकिन उसी के साथ साथ दबाव लेना भी यहाँ पर मना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो आपको कि PYQ आपको किस प्रकार से लगाना है। तो इसी प्रकार से आप स्वयं से भी अपने PYQs लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका थ्योरी का समय नहीं है आपके पास, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या, कि आप PYQ अच्छे से लगाएं। आपने देखा यहाँ पर अभी आपको 3 बताए हैं, तीनों के तीनों जो है PYQ आपके रिपीट हो रहे हैं हर बार कंटिन्यूसली। ठीक है, आगे भी होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास थ्योरी का सही समय नहीं है, थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें? आप मैक्सिमम यहाँ पर PYQ लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ऑल राइट। और इसी के साथ अगर आप PYQ लगाना चाहते हैं हमारे साथ, तो आज आपको ऑफर चल रहा है। ऑफर में आपको यहाँ पर ₹3499 के अंदर आपको जो है ये एलिजिबल हो जाएंगे आप 30 अगस्त तक के लिए। तो 30 अगस्त तक अगर आप चाहें इसी प्रकार के और वीडियोस को देखना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डले हुए हैं, पड़े हुए हैं आपके वहाँ पर, तो आप उनको देख सकते हैं फटाफट अपने समय अनुसार, 2x में, 1x में, 1.5x में, जैसी आपकी मर्जी है। और मैक्सिमम PYQ आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल 2019 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको? नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, फटाफट जो है पेमेंट करें और वहाँ से आप लेक्चर्स को एक्सेस करें, क्योंकि अभी आपके पास बचे हैं केवल कितने? 24 डेज। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगाना ज़रूरी है? आपको लगाना ज़रूरी है PYQ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका यहाँ पर PYQ लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PYQ के अंदर आपको जो है पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो है आपको पढ़नी है आगे अच्छे से। उसी के साथ साथ हमको बात करनी है यर्केस डॉटसन लॉ के बारे में, आगे आता होगा। ठीक है, और उसी के साथ हमको बात करनी है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में। थैंक यू। और अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो होगा, नो डाउट। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे आपके स्पाइनल कॉलम के बारे में, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है। ठीक है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो स्पाइनल कॉलम में आपको सबसे पहले जो देखने मिलता है वो क्या है? वो है आपका सर्वाइकल। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारी दादी को सर्वाइकल का इशू है और हमारे घर में जेनेटिकली ये चला आ रहा है, आनुवंशिक रूप से चला आ रहा है कि सर्वाइकल का इशू है ना। गर्दन के पास आपको जो है थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, दर्द होता है, ठीक है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? वो होती हैं इसी सर्वाइकल के कारण, जो क्या है आपके स्पाइनल कॉलम में सबसे ऊपर आपको देखने मिलता है। उसके बाद अगला जो रीज़न आता है वो क्या है? सॉरी, नॉट रीज़न, अगला जो रीजन आता है वो कौन सा है आपका? वो है आपका यहाँ पर थोरसेक रीजन। ठीक है, थोरसेक रीजन जो है सबसे अगला जो आता है वो ये है। उसके बाद आपने सुना होगा यहाँ पर लुम्बार, और फिर आपने सुना होगा यहाँ पर, नहीं सुना है तो सुनिए, सैक्रल। ठीक है, इन चारों में से देखिए आपने सबसे ज़्यादा नाम किसका सुना है? आपने सुना है यहाँ पर सर्वाइकल का। ठीक है, सर्वाइकल इशू काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। सर्वाइकल का सुना होगा आपने। आपने ये नहीं सुना होगा कभी कि किसी दादी को थोरसेक में प्रॉब्लम है, किसी के लुम्बार में प्रॉब्लम है, या किसी के सैक्रल में प्रॉब्लम है, अगर आपका बायोलॉजी नहीं था तो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। सर्वाइकल की जो आपकी 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपकी 5 है, और यहाँ पे भी आपकी 5 है, नीचे एक और रहती है, उसका आपको मतलब नहीं है ज़्यादा वहाँ पर कोसेक से। ठीक है, तो आप इसको निमोनिक को ध्यान रखेंगे, CTLS। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए जो गर्दन है आपकी, सर्वाइकल एरिया,
आप देखिए, जिसको आपको बता रहे हैं सर्वाइकल, सुना है आपने क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब भी आपको दर्द होता है तो कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा दर्द आपको यहाँ पर होता है, ठीक है, आपके गर्दन के इस पार्ट में होता है। आप बताइए कि आपको दर्द कभी यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ? यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, बट यहाँ पर मेजरली आप देखेंगे जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि आपका ये वाला जो एरिया है सर्वाइकल एरिया, यहाँ पे क्या होता है? आपको पेन होता है। तभी आप देखिए मुंडी क्या करते हैं, एटलस से क्या होता है? मुंडी अप डाउन होती है, एक्सिस से क्या होता है? यहाँ पे साइडवेज आपकी घूमती है। तो यह सबसे ज़्यादा पेन कहाँ होता है? आपको इसी एरिया में होता है। क्यों? कौन सा एरिया है आपका? ये है आपका सर्वाइकल एरिया, जहाँ पे आपको जो है 7 प्रकार की ये देखने मिलती है। देख रहे हैं आप, C1 से C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो सर्वाइकल एरिया में कितनी रहेंगी आपकी? 7 रहेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए थोरसैक है और लुम्बार है आपका यहाँ पर अगेन, ठीक है। इसको देखें, ये कौन सा रीजन है आपका? ये आपका सर्वाइकल रीजन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द आपको कहाँ पर होता है? यहीं पर आपको होता है। और जैसे ही देखिए, जब भी कभी आप इस रीजन को मसाज करते हैं, आपको लाइट फील होता है, आपको अच्छा फील होता है। अगर आप अपने फिंगर से इसको मसाज करते हैं, मुंडी ऊपर नीचे करते हैं, घुमाते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो वो सब क्यों करते हैं? आप इसी पेन को दूर करने के लिए करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपको, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, देखिए यहाँ से सीधे आपकी ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो गई है, यहाँ पीछे आपके मेडुला पॉन्स यहाँ पर टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉलम, हमारा है ना, रीढ़ का जो कॉलम है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। सर्वाइकल देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी आ रही है। सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है आपको? यहीं पर आपको होता है, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट है वो है आपका थोरसिक वर्टिब्रे। यहाँ पर थोरसिक में आपकी 12 हैं, 7, 12, 5, 5, 5, 4, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आता है लुम्बार वर्टिब्रे और फिर आपका आता है यहाँ पर सेक्रम। ये आपसे नहीं पूछेंगे कितना होता है, इसके 12 पूछ सकते हैं, इसके 7 पूछ सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछेंगे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑर्डर ध्यान रखना है वो क्या है? वो है आपका CTLS। सर्वाइकल अभी आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में कि सर्वाइकल जो है आपका यहाँ पर होता है, दर्द होता है आपको यहाँ पर। फिर आपका आता है थोरसिक रीजन, ये वाला। फिर आता है आपका यहाँ पर लुम्बार रीजन और फिर आता है कौन सा आपका? यहाँ पर आता है आपका सेक्राल रीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर।